आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों हम यहाँ पर मानव शारीरिकी में आज जो अध्याय पढ़ने वाले हैं मेरे द्वारा वो है परिसंचरण तंत्र, शरीर द्रव्य और परिसंचरण, यानी हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की। ठीक है, जितना ज्यादा कवर कर पाएंगे कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। आइए तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? परिसंचरण तंत्र के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है परिसंचरण तंत्र। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। ठीक है, देखिए पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं शरीर की गतिविधियों को, शरीर को कहीं ना कहीं गैसों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाँ सर होती है, श्वसन करने के लिए होती है, बिल्कुल होती है। और बदले में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैसों का जो आदान प्रदान है वो तो हो गया फेफड़ों से, किस में हो गया? रक्त में। अब रक्त लेकर भी तो आएगा, तो यानी कहीं ना कहीं आपकी कोशिकाओं तक, आपके शरीर की कोशिकाओं तक हमें इन गैसों का परिवहन करना है, हमें और अणुओं का भी परिवहन करना है, यानी वो जरूरी मैं बोलूंगा आवश्यक चीजें जिनको मुझे कोशिकाओं तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाऊंगा? शरीर में कोई तरल होएगा तभी तो पहुंचा पाएंगे ना। तो हमारी एनसीईआरटी बहुत सीधा सीधा बोलती है कि कोशिकाओं के पास जो पदार्थों का सरलता से पहुंचाया जा सके, शरीर की कोशिकाओं के पास सरलतम तरीके से क्या पहुंचाया जा सके? पदार्थों को पहुंचाया जा सके। इसके लिए आपको एक तरल की जरूरत होती है और ये तरल क्या कराता है? परिवहन में सहायता करता है। और इस तरल के द्वारा परिवहन जब होता है तो इसी परिवहन तंत्र को हम क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ओके सर, इतनी सी बात। अब सर ये परिवहन कराने के लिए हमारे शरीर में तरल कितने मिलते हैं? तो आप बोलेंगे सर एक ही तो मिलता है, रक्त। मैं बोलूंगा नहीं, रक्त तो मिलता ही है, ब्लड तो मिलता है, ब्लड के साथ साथ एक और तरल होता है जिसका नाम होता है लसिका। अब सर ये लसिका क्या होता है ये हम देखेंगे क्या होता है लसिका, लेकिन अभी सिर्फ इतना सा कि कहीं ना कहीं हमें किस चीज की जरूरत है? हमारे शरीर में, शरीर की बॉडी के पार्ट्स तक हमें कई उपयोगी पदार्थों को ले जाना है और अनुपयोगी पदार्थों को लाना है। तो ये जो परिवहन कराना है उसके लिए तरल की जरूरत है और वो तरल हमारे अंदर रक्त और लसिका होते हैं जो मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं यहां पर किसकी? मैंने आपको बोल दिया किसकी बात करने वाले हैं। रक्त, मेन जो तरल जो है जिसके द्वारा हमारा शरीर में परिसंचरण होएगा, परिवहन होएगा पदार्थों का, वो कौन है? सर रक्त। ये सर पीछे कौन भाग रहे हैं? ये आरबीसी है, आप सभी ने नाम सुना है ना, लाल रक्त कणिका है। सर ये नली कौन है? ये रक्त नलिका है। तो आइए बात करते हैं यहां पर किसकी? रुधिर की, यानी रक्त की, यानी ब्लड की। देखिए रक्त जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो द्रव्य होता है, एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं संगठित पदार्थ। क्या बोला कि ब्लड क्या है? एक तरल है, लिक्विड है। उसमें जो लिक्विड पोर्शन जो है, तरल जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और उस तरल में जो कोशिकाएं घूम रही हैं वो तीन प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? संगठित संरचना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बेटा जी? प्लाज्मा की। बहुत सिंपल तरीके से सिंपल चीजों को याद रखना है। सबसे पहली चीज, आपकी ब्लड का 55% पोर्शन जो है, 55% भाग जो है वो कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। यानी 100 ml रक्त में 55 ml कौन है? आपकी प्लाज्मा है। ओके सर, अब इस प्लाज्मा में है क्या? सर 90 to 92% क्या है? जल है। इस 55% भाग में क्या है? 90 से 92% क्या है? जल है। 6 to 8% क्या है? प्रोटीन है। क्या बोला? 90 से 92% क्या है बेटा? जल है। 6 to 8% क्या है? प्रोटीन है। सर कौन से प्रोटीन है? 3 प्रोटीन याद रखने, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। सर क्या कार्य है? फाइब्रिनोजन भैया क्या करता है? रक्त का थक्का बनता है। जब कट जाता है उसके बाद, कटने के बाद ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड निकलता रहता है क्या पूरी जिंदगी भर? नहीं, रुक जाता है। वो ब्लड की क्या हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है। उसे हम बोलते हैं ब्लड, रक्त का थक्का जमा। तो रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है कौन? फाइब्रिनोजन पहला। ग्लोबुलिन, आप सभी ने प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ लिया, आपको याद नहीं आ रही? प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबुलिन बोला था, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन, वो क्या थी? प्रोटीन ही तो थी। तो भैया ग्लोबुलिन क्या है? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कर रही है। कौन? ग्लोबुलिन। बचा कौन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होती है ये शरीर के अंदर परासरण
संतुलन करती है कि कौन कौन से आयनों को आना है, किसको जाना है। याद करिए कोशिका की झिल्ली में, याद करिए कोशिका की झिल्ली में कहीं ना कहीं कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो निर्धारित करते हैं, चयन करते हैं, आने देना है कि नहीं आने देना है, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। तो ये परासरण क्षमता को निर्धारित करने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम है एल्बुमिन। तो एल्बुमिन परासरण क्षमता को निर्धारित करता है, ग्लोबुलिन आपका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, फाइब्रिनोजन रक्त के थक्का जमाने में सहायता करता है। ये 3 प्रकार के प्रोटीन कहां पर मिल रहे हैं? प्लाज्मा में मिल रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि भैया प्लाज्मा कुल रक्त का 55% पोर्शन बना रही है, जिसमें से 90 to 92% क्या है? वाटर है, जल है। 6 से 8% क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन मेनली ये 3 प्रकार के याद रखने, कौन कौन से? ग्लोबुलिन याद रखना, फाइब्रिनोजन और एल्ब्यूमिन, ये तीनों याद रखना, कार्य याद रखना। इसके अलावा और क्या मिल रहा है सर? इसके अलावा खनिज आयन मिल रहे हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, ये सारे आयंस भी मिल रहे हैं किसमें? प्लाज्मा में। और क्या मिल रहा है? ग्लूकोज भी मिल रहा है, अमीनो अम्ल भी मिल रहा है, लिपिड भी मिल रहे हैं, ये सारी चीजें भी मिल रही हैं किसमें? आपकी प्लाज्मा में। तो ये सब कुछ मिल रहा है किसमें? प्लाज्मा में मिल रहा है, याद रखना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर क्या मैं ये नहीं बोल सकता, जैसे ये फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन दिख रहा है, ये एक प्रोटीन किसमें सहायता कर रहा था सर? रक्त का थक्का बनाने में सहायता कर रहा था। हाँ सर। इसके अलावा ध्यान से सुनना, इसके अलावा ये तो देखो प्लाज्मा में मिल रहा है ना, हम तो किसकी बात कर रहे हैं? रुधिर की। भाई रक्त में 2 चीजें मिल रही हैं, एक प्लाज्मा और एक कोशिका। प्लाज्मा मिल रही है, कोशिका मिल रही है। कोशिका 3 प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, मैंने बोला जिसमें से प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन है जो थक्का बनाने में सहायता करते हैं। हाँ करते हैं। उसके अलावा प्लेटलेट्स भी सहायता करती है। उसके अलावा प्लाज्मा में कैल्शियम होता है, ये भी सहायता करता है। मैंने बोला प्लाज्मा के प्रोटीन, ध्यान से सुनना, प्लाज्मा के प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन और भी होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन भी होंगे जो अभी अब थोड़ी देर में पढ़ेंगे, कैल्शियम और प्लेटलेट्स, ये सारे रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। अब जरा सोचिए, रक्त में से अगर इन चीजों को निकाल दूं, थक्का बनाने वाले कारकों को निकाल दूं, तो ऐसे तरल को हम बोलते हैं, याद रखना, सीरम। भूल मत जाना, भूल ना जाइएगा। सीरम क्या होता है? कई बच्चे पूछते हैं सर सीरम क्या होता है? मैं सीधा बोलता हूं, भाई मेरे रक्त में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग कराने के लिए जिम्मेदार है। जैसे कौन? प्लेटलेट्स। जैसे कौन? प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजन। जैसे कौन? कैल्शियम। अगर मैं इन सबको रुधिर में से, रक्त में से निकाल दूंगा, तो जो तरल मेरे पास बचेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? सीरम बोलूंगा। तो याद रखना, बिना स्कंदन या बिना थक्का कारकों के प्लाज्मा को, पर्टिकुलरली किसको? प्लाज्मा को। इस प्लाज्मा में से थक्का कारक हटा दिए हैं, प्लेटलेट्स हटा दी है, रक्त जो होएगा या रक्त में जो पर्टिकुलरली प्लाज्मा होएगी उसे हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। तो याद रखना, व्हाट इज सीरम? कि आपने कोशिकाएं तो है ही है, देखिए कोशिकाओं की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, प्लेटलेट्स भी हटा दिए, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सब कुछ हटा देंगे। प्लाज्मा में से जो बच जाएंगे कारक कौन से? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, इन सबको हटा देंगे, तो क्या कहलाएगा? वो सीरम कहलाएगा। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। देख मेरे भाई, देख ये प्लेटलेट्स थक्का बनाती है, प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन, एक और प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन, है ना, एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, वो भी किसमें मिलते हैं? प्लाज्मा में, थक्का बनाने में सहायता करते हैं। कैल्शियम भी थक्का बनाने में सहायता करता है। मैंने बोला इस रक्त में थक्का बनाने वाले कारक सारे हटा दिए, या पर्टिकुलरली रक्त के प्लाज्मा में जो थक्का बनाने वाले कारक है वो सारे हटा दिए। तो प्लाज्मा में से थक्का बनाने वाले कारकों को हटा दूं या रक्त में से थक्का बनाने वाले कारकों को हटा दूं, साथ साथ इनको भी हटा देता हूं, क्योंकि ये भी नहीं होते किसमें? सीरम में। तो ऐसे ही बोल देते ना यार, हेलो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा बोलते। ये देखो, रक्त, प्लाज्मा, कोशिका। ठीक है, मैंने बोला रक्त का थक्का बनाना है, रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लाज्मा में उपस्थित कैल्शियम भी चाहिए, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन भी चाहिए, जैसे फाइब्रिनोजन, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ये आएगा अभी, और कोशिकाएं भी चाहिए। कौन सी? पर्टिकुलरली प्लेटलेट चाहिए,
WBC नहीं चाहिए, RBC नहीं चाहिए, इनकी हम बात नहीं कर रहे, इनकी हम बात नहीं कर रहे। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए रक्त का थक्का बनाने के लिए। ठीक है, चलो इनको हम साइड में रख देते हैं, कोशिकाओं की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं तो सिर्फ ये समझा रहा था कि रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूं कि भाई मैंने प्लाज्मा में से इन चीजों को निकाल दिया, थक्का बनाने वाली चीजों को निकाल दिया, तो ऐसी प्लाज्मा क्या कहलाएगी? सीरम कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ते तो हम ये बोलते हैं ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है क्या? ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। लेकिन अब हमारी एनसीईआरटी बोल रही है नहीं, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। इट्स ओके, हम उसकी बात मानेंगे। तो याद रखना हमारी बुक में लिखा हुआ है क्या कि बिना स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। यानी वो जो थक्का बनाने वाले जो कारक जो थे उनको हटा दे तो वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा क्या कहलाएगा? सीरम। ये था सिंपल सा प्लाज्मा। अब बात करते हैं किसकी? यहां पर संगठित पदार्थों की, जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं बेटा जी आपकी? एक है लाल रक्त कणिका एरिथ्रोसाइट, एक है श्वेत रक्त कणिकाएं ल्यूकोसाइट, और एक है पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हम पढ़ने वाले हैं, जो मिलकर कितना प्रतिशत भाग बनाएंगे? भाई 55% भाग किसने बनाया? प्लाज्मा ने। तो 45% भाग कौन बनाएंगे? कोशिका बनाएंगे। बस 2 ही तो चीजें, एक प्लाज्मा है, कोशिका है। प्लाज्मा 55%, तो ये कितना? 45%। आइए सबसे पहला है हमारा कौन? आरबीसी। बहुत सिंपल, आरबीसी। 3 प्रकार की कोशिका, 3 प्रकार की कोशिकाओं में से सबसे ज्यादा जो कोशिका मिल रही है वो कौन सी है बेटा जी? ये आपकी आरबीसी। मैंने एक क्यूब लिया, मैंने क्या लिया? एक क्यूब लिया जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये जितनी भी है वो 1 मिलीमीटर क्यूब है। 1 मिलीमीटर क्यूबिक 1 मिलीमीटर। ठीक है, लंबाई भी 1 मिलीमीटर, चौड़ाई भी 1 मिलीमीटर। ठीक है जी, लंबाई, चौड़ाई और ये भी 1 मिलीमीटर। ओके, डन, कोई तकलीफ नहीं। अब मैंने इस क्यूब के अंदर, वो पासा नहीं होता सांप सीढ़ी वाला भाई, वो उस तरीके से, ठीक है, क्यूब ले लिया और इस क्यूब के अंदर मैंने रक्त डाला। क्या डाला? रक्त भर दिया। अब इस रक्त में एक सामान्य व्यक्ति के एक, ध्यान से सुनना, प्रति घन मिलीमीटर यानी ये जो 1 मिलीमीटर क्यूब जो है, 1 मिलीमीटर क्यूबिक ये जो होएगा क्यूब जो है, इसके अंदर जितना रक्त डालूंगा, भाई मेरे सीधी सी बात सुनना, क्यूब समझ में आता है ना, उसका आयतन कितना है, मतलब उसकी ये जो डायमेंशन है कितनी है? 1 मिलीमीटर लंबाई है, 1 मिलीमीटर चौड़ाई है, ये 1 मिलीमीटर है। उसके अंदर हमने रक्त डाल दिया। अब उस रक्त में प्लाज्मा भी होगी, WBC होगी, RBC भी होगी, प्लेटलेट्स भी होगी। कितनी मिल रही है RBC? लगभग 50 से 55 लाख मिल रही है। ये कहना चाह रहा है। कितनी मिल रही है? 50 से 55 लाख क्या मिल रही है? आरबीसी मिल रही है। वहीं अगर मैं WBC की बात करूं तो कितनी मिलती है? 6 से 8 हजार मिलती है। वहीं अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं बेटा, WBC होगी, प्लेटलेट्स की बात करूं तो ये 1.5 से 3.5 लाख मिलती है। तो अमाउंट समझ में आया कि ये मिल रही है 1.5 से 3.5 लाख। कौन? प्लेटलेट्स। किसमें? इतने रक्त में। WBC कितनी मिल रही है? 6 से 8 हजार, और ये कितने मिल रही है? 50 से 55 लाख। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा कौन मिल रहा है हमारे रक्त में? सर आरबीसी मिल रही है। इसी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये लाल किस वजह से होता है? क्योंकि आरबीसी में क्या मिलता है? एक वर्णक मिलता है जिसका नाम आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन में लोहा होता है और लोहा लाल रंग देता है। इनमें केंद्रक नहीं मिलता है। इनकी आकृति कैसी होती है? अवतल होती है, बाइकॉनकेव होती है। इस तरीके से बाइकॉनकेव इनकी आकृति होती है। तो आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि भैया आरबीसी हमारे शरीर में रक्त में सबसे ज्यादा मिलती है। कितनी मिलती है? 50 से 55 लाख रुपए प्रति घन मिलीमीटर रक्त में मिलती है ना। और इनमें कहीं ना कहीं केंद्रक नहीं होता है। इनकी आकृति हमने बता दी, इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये बनती कहां पर है? हमारी अस्थि मज्जा में बनती है। कहां पर बनती है? बोन मैरो में बनती है। डन। नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो मनुष्य होता है उसमें 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है। याद रखना, 12 से 16 ग्राम क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन मिलता है 100 ml रक्त में। याद रखना,
मेन आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करती है? यही करती है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करती है? यही करती है। इनका जीवन काल जो होता है लगभग 120 दिन का होता है, याद रखना। लगभग कितना? 120 दिन का इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। जब ये मर जाती हैं तो मरने के बाद इनका अपघटन होता है किसमें? इनकी हम इसको बोलते हैं क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है किसको? प्लीहा को, स्प्लीन को। प्लीहा स्प्लीन कहां पर होती है? हमारा पेट होता है, पेट। ये देख, ये हमारा अमाशय होता है। हाँ सर, अमाशय होता है। ये हमारी डायाफ्राम होता है। हाँ सर, होता है। अमाशय का ये वाला भाग देखा, ये वाला क्या कहलाता है? फंडस। इस भाग को हम क्या बोलते हैं? फंडस। तो यहां पर एक बैंगनी रंग की संरचना होती है, एक बैंगनी रंग की संरचना होती है जिसका नाम होता है प्लीहा। ठीक है, और इसी प्लीहा में बेटा जी याद रखना, जो आरबीसी मर जाती है उनको लाकर यहां पर डाल दिया जाता है, जहां उनका भक्षण होता है उनको खत्म कर दिया जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन? प्लीहा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, तो यहां से यहां तक बहुत सारी, ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, सारी याद रखनी। क्या? आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, सभी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होती है 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट में सबसे ज्यादा ये थी। कितनी मिल रही है? अमाउंट बता दी। कहां बन रही है? अस्थि मज्जा में बन रही है। इनमें कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता, वयस्क में। कहीं ना कहीं इनकी आकृति बाइकॉनकेव होती है। इनमें लोहा युक्त एक वर्णक मिल रहा है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से लाल रंग होता है। कितना मिलता है? 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलता है। श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करती है। कौन बेटा जी? आपकी ये आरबीसी। इनका जीवन काल 120 दिन का। जब ये मर जाती है तो इनका भक्षण कर दिया जाता है, इनको नष्ट कर दिया जाता है। कहां पर? प्लीहा में खत्म। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी, जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। याद रखना, ये नाम भी याद रखना। एरिथ्रोसाइट कौन? आरबीसी। ल्यूकोसाइट कौन? डब्ल्यूबीसी। भूल ना जाइएगा। ठीक है, इनका कोई रंग नहीं होता, इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं मिलता, इस वजह से ये रंगहीन होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, और इनकी संख्या जो होती है उनसे कम होती है। कितनी होती है? मैंने आपको बता दिया, 6000 से लगभग 8000 प्रति घन मिलीमीटर में होती है। ठीक है, हाँ जी, और ये जो होता है इनका जीवन काल जो होता है उनसे भी कम होता है। अब आप बोलेंगे सर कितना होता है? पूछेंगे ना सर कितना होता है? सर आरबीसी को तो आपने बता दिया 120 दिन होता है, इनका तो बता दिया आपने 120 दिन होता है। सर इनका जीवन काल कितना होता है? तो रुको, हमको पता है, हर साल यही बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सर इनका जीवन काल कितना होता है? तो बेटा डब्ल्यूबीसी एक कोशिका नहीं है, देखो आरबीसी तो एक ही कोशिका है। ये सारी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये दिख रही है, ये सारी की सारी आरबीसी है। आरबीसी का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, इनके प्रकार होते हैं अलग अलग। डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से आपकी 5 प्रकार की होती है, जो हमारी एनसीईआरटी में एक प्रकार दिखाया नहीं है, बाकी लिखा हुआ है। एक होती है कौन सी बेटा जी? ओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये 3 जो होती हैं, कौन कौन सी? ओसिनोफिल, ध्यान से देखिएगा, यहां पर नाम लिखा होगा कहीं ना कहीं। ओसिनोफिल, ये रहा ओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये 3 जो होती है इनको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, कणी काणु, कणी काणु। जबकि आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट जो होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, अकणिकीय कोशिका कहलाती है। कहा सर समझ नहीं आया? देख, ये कहलाती है कणिकीय। ठीक है, ये है लिम्फोसाइट, स्पेलिंग भी मिस्टेक हमारी एनसीईआरटी में, लिम्फोसाइट है ये। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक होती है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनको हम बोलते हैं क्या? अकणिकीय। ये 3 क्या कहलाती हैं? कणिकीय। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार होते हैं बेटा? 5 प्रकार होते हैं किसके? डब्ल्यूबीसी के। अब इन 5 प्रकार का अलग अलग जीवन काल होता है। जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये जो हमारी मोनोसाइट जो होती है, मोनोसाइट का कुछ घंटों का होता है, कुछ आवर्स का होता है जीवन काल। वहीं न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करूं तो इनका कुछ दिनों का होता है। वहीं अगर मैं लिम्फोसाइट की बात करूं तो इनका लगभग 20 से
21 दिन का होता है। तो अलग अलग आपकी WBC का अलग अलग जीवन काल होता है, इसलिए कोई निश्चित नहीं बोलेंगे कि भाई इतना जीवन काल है 120 दिन है, क्यों भाई 5 प्रकार है ना, अलग अलग का जीवन काल अलग अलग होता है। सर अलग अलग का बता दो, जरूरत ही नहीं है भाई, मेरे कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, बस ये जरूर याद रखना इनका जीवन काल जो है RBC से कम होता है, उनका 120 दिन है। इनका एवरेज जो हम देखते हैं, एवरेज औसतन जो होता है ये कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, ठीक है। सो सर यहां पर कुल मिलाकर ये 5 प्रकार की होती है, कौन सी, आपकी ल्यूकोसाइट यानी WBC, ठीक है। अब इन 5 प्रकार का कार्य क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या जो है वो याद रखनी है आपने, किसकी है, न्यूट्रोफिल्स की। सबसे ज्यादा संख्या कितना, 60 to 65% कौन होता है बेटा जी, याद रखना, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम संख्या है किसकी, बेसोफिल की, लगभग 0.5 से 1%, याद रखना। सबसे ज्यादा कौन, न्यूट्रोफिल, सबसे कम कौन, बेसोफिल। परसेंटेज, अभी पहले परसेंटेज खत्म कर लेते फिर कार्य देखेंगे। मोनोसाइट जो होता है ये लगभग 6 से 8%, मोनोसाइट कितना, 6 से 8%, और इसिनोफिल 2 से 3%, और लिम्फोसाइट 20 से 25%, क्योंकि यहां पर परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। सबसे ज्यादा 60 to 65% कौन, न्यूट्रोफिल, 0.5 से 1% कौन, बेसोफिल। खत्म, सबसे ज्यादा मिल गई, सबसे कम मिल गई, ओके। बची कौन, 3, कौन कौन सी, मोनोसाइट और सिनोफिल आपने किसकी है, न्यूट्रोफिल्स की। सबसे ज्यादा संख्या कितना, 60 to 65% कौन होता है बेटा जी, याद रखना, न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम संख्या है किसकी, बेसोफिल की, लगभग 0.5 से 1% होती है, याद रखना। सबसे ज्यादा कौन, न्यूट्रोफिल, सबसे कम कौन, बेसोफिल। परसेंटेज, अभी पहले परसेंटेज खत्म कर लेते फिर कार्य देखेंगे। मोनोसाइट जो होता है ये लगभग 6 से 8%, मोनोसाइट कितना, 6 से 8%, और इसिनोफिल 2 से 3%, और लिम्फोसाइट 20 से 25%, क्योंकि यहां पर परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। सबसे ज्यादा 60 to 65% कौन, न्यूट्रोफिल, 0.5 से 1% कौन, बेसोफिल। खत्म, सबसे ज्यादा मिल गई, सबसे कम मिल गई, ओके। बची कौन, 3, कौन कौन सी, मोनोसाइट और सिनोफिल, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 6 से 8, लिम्फोसाइट 20 से 25, और सिनोफिल 2 से 3। आराम से याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इसको चार्ट बनाकर इस तरीके से लिखेंगे, देखो, न्यूट्रोफिल 60 to 65%, बेसोफिल 0.5 से 1%, सिंपल याद हो जाएगा, सबसे ज्यादा सबसे कम। फिर उसके बाद कौन सा बचा आपका, और उसके बाद इसिनोफिल्स बेटा 2 से 3%, इसिनोफिल्स 2 से 3%, ये तो हो गए हमारे कौन से, ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिकीय कोशिकाएं। अकणिकीय यानी आपका कौन सा हो गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 25%, देखिए लिखा हुआ 20 से 25% कौन, आपकी लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट 2 से 3%। और सॉरी, मोनोसाइट आपकी कितनी, 6 से 8%। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, याद हो जाएगा। परसेंटेज सबसे पहले आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं इनका कार्य। देखिए इसमें से जो पर्टिकुलरली न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल जो है याद रखना, कौन सी, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, कौन सी, न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट, इनका मेजरली काम होता है भक्षण करना, मार देना। तो ये क्या कहलाती है, भक्षण कोशिका, ये मार देती है, ये दोनों तो क्या कर देती है, मार देती है, ठीक है। जो भी बाहरी कारक प्रतिजन हमारे शरीर में आता है उसको मार देती है। उसके अलावा ध्यान से सुनना, बेसोफिल जो होती है, ये बेसोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसोफिल कुछ पदार्थ निकालती है, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, भूलना जाइएगा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ठीक है। हेपेरिन जो होता है ये कहीं ना कहीं शरीर के अंदर अंदरूनी रक्त के थक्के को तोड़ते हैं, कौन, हेपेरिन। सेरोटोनिन जो होते हैं रक्त नलिकाओं को फैलाते हैं, हिस्टामिन रक्त नलिकाओं को फैलाते हैं, सेरोटोनिन रक्त नलिकाओं को सिकोड़ने में मदद करते हैं, यानी रक्त नलिका को फैलाना या सिकोड़ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो याद रखना ये किसके द्वारा निकल रहे हैं, बेसोफिल्स के द्वारा निकल रहे हैं। नेक्स्ट, इसिनोफिल्स, याद रखना शरीर में जब एलर्जी होती है तो एलर्जी
को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन? आपकी ऑइसिनोफिल्स। यहां पर कहीं लिखा हुआ है, लिखा यस, ऑइसिनोफिल्स एलर्जिक प्रतिक्रिया में काम करती है। बेसोफिल भी करती है। बेसोफिल से ये जो हिस्टामिन निकला था ना, हिस्टामिन, ये एलर्जिक प्रतिक्रिया में काम करता है। यानी एलर्जिक प्रतिक्रिया में आपकी दो काम कर रही है, बेसोफिल भी काम कर रही है और ऑइसिनोफिल। इन दोनों से क्या निकल रहा है बेटा जी? हिस्टामिन निकलते हैं, याद रखना। बेसिकली हिस्टामिन किससे निकलता है? बेसोफिल से निकलता है और ये एलर्जिक रिस्पांस जनरेट करने में सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी आपको पता ही है, आखिरी जो है लिम्फोसाइट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जानते हैं दो प्रकार की, एक बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। कहीं ना कहीं प्रतिजन, एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार होती है? आपकी लिम्फोसाइट। दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, पढ़ चुके हैं आप मानव स्वास्थ्य और रोग चैप्टर में। ठीक है, ये तो था WBC। अब आखिरी है कौन सा? आपका प्लेटलेट्स। इनको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, हमारी जो अस्थि मज्जा होती है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसका नाम होता है मेगाकैरियोसाइट। जिसका नाम क्या होता है? मेगाकैरियोसाइट। सपोज ये हमारी अस्थि है और इस अस्थि के अंदर ये अस्थि मज्जा है और इस अस्थि मज्जा के अंदर कुछ कोशिकाएं हैं जिनका नाम है मेगाकैरियोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट टूटती है, ये मेगाकैरियोसाइट टूटती है, विखंडित होती है, बट जाती है और इनके बटने से बनती हैं क्या? पट्टिकाणु। सपोज ये मेगाकैरियोसाइट है और ये विखंडित हो गई है और इनके विखंडन से किसके? मेगाकैरियोसाइट कुछ कोशिकाएं हैं जो अस्थि मज्जा में है, बोन मैरो में है, कौन? मेगाकैरियोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट विखंडित होती हैं तो बनती हैं क्या? प्लेटलेट्स। बस इतनी सी बात है, खत्म। संख्या मैंने आपको बता दी है, कंपैरेटिवली WBC से ज्यादा है लेकिन RBC से तो कम है ना। वो तो 50 से 55 लाख थी, ये तो 1.5 से 3.5 लाख है, लेकिन वो 6000 8000 से तो ज्यादा है ना WBC से। ठीक है, हाँ जी भैया, कर क्या रही है भैया? सीधा सीधा काम याद रखना है आपने, कहीं ना कहीं रक्त का जब थक्का बनता है तो उस थक्के को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। खत्म, बस सिंपल, यही लिखा हुआ है यहां से यहां तक। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है कौन बेटा जी? आपकी प्लेटलेट्स। भूल ना जाइएगा। चलें आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है रक्त समूह की बात करने वाले हैं, ब्लड ग्रुप्स की हम यहां पर बात करने वाले। बेटा जी ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ध्यान से देखना। मुख्य रूप से हमारा रक्त समूह जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा जी आपका ABO ब्लड ग्रुप और एक होता है RH ब्लड ग्रुप। इनके अलावा और भी होते हैं, कई सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। MN ब्लड ग्रुप होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, कई प्रकार के होते हैं। हमारे कोर्स में दो प्रकार के ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, एक ABO ब्लड ग्रुप और एक RH ब्लड ग्रुप, है ना। ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? ABO ब्लड ग्रुप की हम बात करने वाले हैं। देखिए ABO ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है। देखिए ABO ब्लड ग्रुप का मतलब कि ये हमारा एक लक्षण है, ये हमारा एक फिनोटाइप है, ये हमारा क्या है? एक लक्षण है, ये हमारा एक फिनोटाइप है। क्या मतलब है? मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब, माफ करिएगा, मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब है कि मेरी जो RBC है ना, मेरी जो RBC है, इस RBC पर एक प्रतिजन मिल रहा है जिसका नाम है A। क्या बोला? मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप A कब कहलाएगा? जब मेरे अंदर मेरी RBC के ऊपर प्रतिजन मिलेंगे, उसकी सरफेस पर प्रोटीन्स मिलेंगे। प्रोटीन्स कौन से? A प्रोटीन्स, A प्रतिजन। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? A है। और इसके खिलाफ काम करने वाले मेरी रक्त जो होएगा, उस रक्त में जो मेरी प्लाज्मा होगी, उस प्लाज्मा में प्रतिरक्षी मिलेगी, कौन सी? B। तो B क्या हो गई है? प्रतिरक्षी, और A क्या हो गया है? प्रतिजन। अब जरा सोचिए, B प्रतिरक्षी B प्रतिजन को मारती है, A प्रतिजन को नहीं मारती, तो सर फिर यहां काम क्या कर रही है? अब जरा सोच, मेरा ब्लड ग्रुप, ध्यान से सुनना, आराम से तसल्ली से सुनना। मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप A है, क्यों बोला? क्योंकि मेरी RBC पर, मेरी जो RBC है उसकी सतह पर, उसकी सतह पर क्या मिल रहा है? A प्रतिजन मिल रहा है। A प्रतिजन यानी A एक प्रकार का प्रोटीन है, प्रतिजन है, वो मिल रहा है। तो मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप A है। ओके, अब आप मुझे बताएंगे क्या ये मेरा एक कैरेक्टर है, मेरा लक्षण है? हाँ, ये आपका लक्षण है सर, तभी तो आपको बोला आपका ब्लड ग्रुप A है। मैंने कहा तो मेरा ब्लड ग्रुप A है, इट मींस मेरी RBC के ऊपर A प्रतिजन है। ओके सर, डन डन डन। अब क्या मैं चाहता हूं कि ये मेरा लक्षण खत्म हो जाए? नहीं ना, तो मुझे इस A प्रतिजन को मरने से बचाना होगा।
कैसे बचाया? इमेजिन करें अगर मेरी प्लाज्मा में ए प्रतिरक्षी होती, ए, तो ए प्रतिरक्षी ए प्रतिजन को मार देती, ए प्रतिजन अगर खत्म हो जाता तो मेरा ये लक्षण ही ना रहता, मेरा ब्लड ग्रुप ए होता ही नहीं, कुछ भी ना होता। तो सर फिर क्या होता? कुछ भी ना होता, खाली जीरो, है ना? तो ये हमारा एक लक्षण है, हमारा एक फिनोटाइप है। क्या कि मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, इट मींस मेरी आरबीसी के ऊपर ए प्रतिजन मिल रहा है, और मेरी प्लाज्मा में, याद रखना, मेरी प्लाज्मा में क्या मिल रही है? प्रतिरक्षी मिल रही है, कौन सी? बी। डन, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इमेजिन करो, सोचो, समझ में आ गई ये कहानी? चलो सर ये तो हो गया ए ब्लड ग्रुप। अब मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इमेजिन करो, जल्दी से सोचो, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब क्या होगा सर? आपकी आरबीसी पर बी प्रतिजन होगा। जल्दी जल्दी फटाफट सोचो, जल्दी जल्दी, बी प्रतिजन होगा, हाँ सर, और प्लाज्मा में ए प्रतिरक्षी होगी। भाई ए प्रतिरक्षी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। ए प्रतिरक्षी बी प्रतिजन को तो नहीं मारेगी ना? नहीं मारेगी, ठीक है। ये दूसरा ब्लड ग्रुप हो गया। एक तीसरा ए बी। ए बी का मतलब कि भैया मेरी जो आरबीसी है, उस आरबीसी पर ए प्रतिजन भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। अब जरा सोचिए, ए प्रतिजन भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है, दोनों प्रतिजन मिल रहे हैं, तो प्लाज्मा में जीरो प्रतिरक्षी है। कोई प्रतिरक्षी है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। जब आपने दोनों प्रतिजन को यहां पर ठोक दिया, लगा दिया, तो प्रतिरक्षी की जरूरत नहीं है, जीरो। ओ मतलब जीरो प्रतिरक्षी है। एक चौथी कंडीशन और आती है, अगर यहां पर जगह मिले तो, यहां पर तो नहीं है, यहां पर बता देता हूं। चौथी कंडीशन ओ रक्त समूह, एक्चुअली ओ नहीं है, ये जीरो है। क्या मतलब है? आरबीसी पर, इधर नीचे ना देखिएगा, अभी जीरो प्रतिजन है, आरबीसी पर कोई प्रतिजन है ही नहीं, आरबीसी पर कोई प्रतिजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में ए और बी दोनों प्रतिरक्षी है। प्रतिरक्षी ए भी है, बी भी है, किसमें? प्लाज्मा में, ठीक है। तो ये होती है कंडीशन किसकी? रक्त समूह की। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरी आरबीसी पर प्रतिजन ए है, और मेरी प्लाज्मा में प्रतिरक्षी बी है। ये देखिए, यही बताया था मैंने। हाँ, मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर बी है, आरबीसी पर बी प्रतिजन और प्लाज्मा में ए प्रतिरक्षी, बी प्रतिजन है, ए प्रतिरक्षी है। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो मेरी आरबीसी पर दोनों प्रतिजन है, ए भी है, बी भी है, लेकिन कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है। ये देखो, जीरो प्रतिरक्षी अनुपस्थित है, कोई प्रतिरक्षी नहीं है। मेरा ब्लड ग्रुप अगर जीरो है, जीरो यानी ओ है, ओ मतलब जीरो है, तो यानी मेरी आरबीसी पर कोई जीरो प्रतिजन है। जीरो यानी है ही नहीं, प्रतिजन है ही नहीं, लेकिन प्रतिरक्षी कौन सी? ए बी है और बी भी है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है, याद रखना। ये हमारा कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप। अब आप जानते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी। ए जो है वो ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, बी जो है वो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ केवल ओ से लेगा। अब जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइए, देखने के बाद आपको सर्वग्राही कौन दिख रहा है? सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है कौन सा है? सर जी, ए बी जो है ये तो हो गया सर्वग्राही, ग्रहण कर रहा है, सभी से ले रहा है, ए से, बी से, ए बी से, ओ से, चारों से ले रहा है। और ओ जो है ये सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है। देखिएगा, ओ खुद को तो दे ही रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, यानी ओ सबको दे रहा है, ए बी सबसे ले रहा है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यही चीज यहां पर लिखी हुई है बेटा जी, यहां पर कौन सबसे ले रहा है, कौन सबको दे रहा है, कौन सर्वदाता है, कौन सर्वग्राही है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। हाँ जी, ए बी जो है सर्वग्राही है ना, और ओ जो है वो सर्वदाता है। डन। अब है दूसरा RH रक्त समूह। सर ये क्या है? हमें एक बात बताइए, हम बोलते हैं, जैसे मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम क्या बोलोगे? सर बी पॉजिटिव बोलते हो ना? ये तो नहीं बोलते सर, सिर्फ बी तो नहीं बोलते ना। ये जो अभी हमने पीछे देखा था ए बी और रक्त समूह, ये तो 4 प्रकार के थे, ए था, बी था, ए बी था, ओ था। अब जब आप किसी से पूछते हो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो यही बोलता है ना, मेरा ब्लड ग्रुप बी
पॉजिटिव या नेगेटिव, ए पॉजिटिव या नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? तो ध्यान से सुनना, आरएच वर्ड आया है एक बंदर से और जिसका नाम है रीसस। सर ये रीसस कौन है? सर ये बंदर है। सर ये कौन से बंदर होते हैं? बाहर जो तुम्हें बंदर दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में रीसस बंदर हैं, जाकर चेक कर लीजिएगा। रीसस कौन है? बंदर की एक जाति है। जो आपको बाहर बंदर दिखाई देते हैं वो रीसस बंदर है, ठीक है। सो ये जो बंदर है, इन बंदरों के अंदर एक प्रतिजन मिलता है जिसको हम बोलते हैं आरएच प्रतिजन, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा प्रतिजन हमारे मानव जनसंख्या में मिल रहा है और बहुत प्रभावी है। यानी मेरे अंदर अगर वो प्रतिजन है तो मेरा रक्त समूह क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। मेरे अंदर अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। जैसे मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मैंने बोला मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, यस मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब मेरी आरबीसी पर बी प्रतिजन है, हाँ है। मेरी प्लाज्मा में ए प्रतिरक्षी है, हाँ है। और साथ साथ मेरी प्लाज्मा में आरएच प्रतिजन है, और अगर होएगा आरएच प्रतिजन तो मैं क्या कहलाऊंगा? बी पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव का मतलब क्या था कि आरएच प्रतिजन अगर मिलेगा तो पॉजिटिव, नहीं मिलेगा तो नेगेटिव। और ये प्रभावी है कि यदि अगर दो जनक है, पेरेंट है, जिसमें से एक अगर पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव है तो चांसेस हैं बच्चे के पॉजिटिव होने के। जैसे एक होता है ना लंबा पेड़ है और एक बौना है, तो चांसेस क्या होते हैं? लंबे होने के ज्यादा होते हैं ना, पढ़ा है ना। बस वही चीज यहाँ पर भी प्रभाविता मिलेगी। यहाँ पर क्या? आरएच प्रतिजन अगर दोनों जनकों में से एक में होएगा तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो पॉजिटिव होने के चांसेस होंगे। सो ये चीज याद रखनी है बेटा जी, भूलना नहीं है, ठीक है। अब इमेजिन करिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं आरएच नेगेटिव हूं, मान लो मैं क्या हूं? आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव। मैं एक स्त्री हूं, ध्यान से सुनना, मैं कौन हूं? एक फीमेल हूं, आरएच नेगेटिव। या इसको इस तरीके से समझते हैं, सपोज एक शरीर है वो आरएच नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव का मतलब उसके अंदर प्रतिजन नहीं है। ओके सर, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर मैंने एक रक्त डाला, वो रक्त भी कैसा था? आरएच नेगेटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले से शरीर में कोई प्रतिजन नहीं है और जो आप रक्त डाल रहे हो उसमें भी कोई प्रतिजन नहीं है, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पहले से प्रतिजन नहीं है और जो रक्त डाल रहे हो उसमें भी प्रतिजन नहीं है, नॉर्मल, नो दिक्कत। लेकिन जरा सोचिए एक शरीर जिसमें प्रतिजन है, जिसमें पहले से प्रतिजन है, मान लो कि कोई शरीर है जिसमें प्रतिजन मिल रहा है, क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव मिल रहा है ना, प्रतिजन मिल रहा है, हाँ सर। और इसमें अगर मैं, इधर देखना, इसमें अगर मैं आरएच पॉजिटिव रक्त डाल दो, कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई पहले से प्रतिजन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। आप जो रक्त डाल रहे हो उसमें भी प्रतिजन है, फिर क्या दिक्कत है? ओ बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से प्रतिजन मिल रहा है और आप जो रक्त डाल रहे हो उसमें भी प्रतिजन है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल। प्रतिजन मिल रहा है, आप डाल रहे हो, बढ़िया है। प्रतिजन नहीं मिल रहा, आप जो डाल रहे हो उसमें भी नहीं मिल रहा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखना, पहले से मिल रहा है और आप जो डाल रहे हो उसमें अगर नहीं मिल रहा तो क्या ये मर जाएगा? क्या नहीं। भाई मेरे अंदर प्रतिजन मिल रहा है, ओके, और मेरे अंदर जो रक्त डाला गया उसमें प्रतिजन नहीं है। भाई प्रतिजन के खिलाफ कौन काम करता है? प्रतिरक्षी करती है। इतना समझ में आता है ना, प्रतिजन के खिलाफ कौन काम करता है? प्रतिरक्षी। हाँ सर, मेरे अंदर प्रतिजन है, हाँ है। मैंने सबसे पहले जो रक्त डाला उसमें प्रतिजन था, हाँ था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंदर प्रतिजन है, हाँ है। मेरे अंदर जो रक्त डाला जा रहा है उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो नहीं, भाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। लेकिन जरा सोच, मेरे अंदर आरएच प्रतिजन नहीं था, प्रतिजन नहीं था, कोई प्रतिजन था ही नहीं शरीर में। आपने जो रक्त डाला उसमें भी प्रतिजन नहीं है, ओके, लेकिन मेरे शरीर में कोई प्रतिजन नहीं है। जब मैं ऐसा रक्त डालूंगा जिसमें प्रतिजन है तो मेरा शरीर, ये शरीर उस प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कितने बच्चों के दिमाग में चीज बैठी है? सोचिए, कितने बच्चों की चीज ये दिमाग में बैठी है? आया, समझ में आया? कोई तकलीफ? पक्का? चलें आगे, सिंपल सा था, फिर से बताऊं। देख, एक राज्य है,
एक राज्य है जिसमें हथियार ही हथियार है, सॉरी, एक राज्य है जिसमें हथियार ही हथियार है, गोला बारूद है, ठीक है। उसमें ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके पास गोला बारूद है। इन्होंने बोला बहुत बहुत स्वागत है, हमारा राज्य कैसा है, गोला बारूद वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे लोग आए जिनके पास गोला बारूद नहीं था, इन्होंने बोला आ जाओ यार, हम तुम्हें भी बसा लेंगे, तुम्हें भी गोला बारूद दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोच, ऐसे लोग जिनके पास राज्य में कोई हथियार नहीं है, कोई गोला बारूद नहीं है, उस राज्य में ऐसे लोग आ रहे जिनके पास भी गोला बारूद नहीं है, उन्होंने बोला मोस्ट वेलकम, हम नहीं चाहते क्या हिंसा। ऐसे राज्य ने बोला जिसके पास गोला बारूद नहीं है, लड़ाई नहीं करना चाहता, उसने ऐसे लोगों का बहुत स्वागत किया। लेकिन जरा सोच, ऐसे राज्य में ऐसे लोग आएंगे जो अपने साथ गोला बारूद लेकर आएंगे, तो ये राज्य क्या कहेगा, नहीं आने की जरूरत नहीं है, बाहर निकाल देंगे तुमको, मार कूट डालेंगे, आने की कतई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं, अब क्लियर है। तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के अंदर अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जाएगा तो ये शरीर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतनी सी बात पल्ले पड़ गई। चले अब देखिए होएगा क्या, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए ध्यान से देखिए। मैंने बोला एक स्त्री है जो RH नेगेटिव है और उसका ब्याह हो गया किससे, पुरुष से, सॉरी, पुरुष जो है RH पॉजिटिव और स्त्री जो है वो RH नेगेटिव है। मेल जो है RH पॉजिटिव है और फीमेल जो है RH नेगेटिव है। ओके सर, अब क्या होएगा, गर्भ धारण किया इसने, और इसने जब गर्भ धारण करेगा, मान लो ये माता का शरीर है, इधर देखना ध्यान से, ये इस स्त्री का शरीर है, कैसा है, RH नेगेटिव है, हाँ सर RH नेगेटिव है। इसके शरीर में बच्चा है, हाँ सर बच्चा है। आप मुझे बताएं बच्चे का कैसा है, वो जो बच्चा जो है यहां पर कैसा होएगा, सर RH पॉजिटिव होएगा। क्यों सर, क्या बताया था मैंने आपको, RH प्रतिजन कैसा होता है, प्रभावी होता है। अगर दो जनक में से एक अगर पॉजिटिव है तो चांसेस हैं उनके बच्चे के पॉजिटिव होने के। तो जरा देखो, नर जो है पॉजिटिव है, माता जो है नेगेटिव है, शरीर माता का कैसा है, नेगेटिव है, कोई प्रतिजन नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, इसने गर्भ धारण कर लिया एक स्त्री ने, इसके अंदर बच्चा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओहो सर, ये तो बच्चा पॉजिटिव आ गया, यानी शरीर के अंदर प्रतिजन आ गया। सोच, ये मादा का शरीर कैसा था, नेगेटिव था, अब इसके अंदर क्या आ गया है, पॉजिटिव प्रतिजन आ गया। आप तो बोलेंगे सर ये तो बच्चा मर जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रतिजन आएगा तो इसका शरीर, माता का शरीर क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी बनाएगा। मैंने कहा हाँ, प्रतिरक्षी बनाएगा, है ना, लेकिन नहीं बना पाएगा पहली प्रेगनेंसी में, पहले गर्भ धारण में नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि शरीर को पता ही नहीं लग रहा, इस शरीर को पता ही नहीं लग रहा कि अंदर जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि जो अपरा होती है ना, अपरा, वो रक्त को एक्सचेंज नहीं होने देती है। किसके, ब्लड एक्सचेंज नहीं होता है मदर और बच्चे में, ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता। कहीं आप ये सोचते हो कि मम्मी का और बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में आता है, नहीं, अपरा नहीं आने देती है, बिल्कुल नहीं आने देती है। केवल गैसेस का, अपशिष्ट पदार्थों का, इनका एक्सचेंज होता है, गैसों का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, पोषणीय पदार्थों का, आपकी अपशिष्ट पदार्थों का, इनका एक्सचेंज होता है। ब्लड नहीं होता, मिक्स नहीं होता है कि मम्मी का और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाए, ना 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 ना। जरा सोच, अगर मम्मी और बच्चे का ब्लड मिक्स हो जाता तो इसके ब्लड में क्या था, एंटीजन था, प्रतिजन था। यहां पर मम्मी के शरीर में प्रतिजन नहीं था। अगर ब्लड मिक्स हो जाता तो मम्मी के शरीर को पता लग जाता, अरे भैया बच्चे के अंदर प्रतिजन है, इस बच्चे के खिलाफ शरीर क्या बनाता, प्रतिरक्षी, और इस बच्चे को मार देता, है ना। लेकिन हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि अपरा ब्लड मिक्स होने नहीं दे रही है। तो पहली प्रेगनेंसी में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब सुनो, जैसे ही प्रसव होता है, ध्यान से सुनना, पहली प्रेगनेंसी थी, बच्चा नहीं मरेगा, क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर प्रतिजन है, ये माता के शरीर को पता ही नहीं लग रहा, माता प्रतिरक्षी बना ही नहीं पा रही है। लेकिन जैसे प्रसव होएगा, जैसे वो बच्चा इस गर्भवती माता से बाहर आएगा तो उस टाइम पर ब्लीडिंग होती है, और जब वो ब्लीडिंग होती है, जब बच्चा बाहर आएगा तो उस टाइम पर ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है, किसके, मदर का और बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है। और जब ब्लड कांटेक्ट में आ गया, बच्चा तो बाहर निकल गया,
ब्लड कांटेक्ट में आ गया, माता के शरीर को पता लगा जब बच्चा बाहर निकल गया, अरे बाबा वो जो पहला बच्चा निकला था उसमें तो प्रतिजन था। किसको पता लग गया? मम्मी के शरीर को। अब उस मम्मी के शरीर में क्या बन गई? प्रतिरक्षी बन गई। अभी तक तो प्रतिरक्षी बनी ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मम्मी के शरीर को पता ही नहीं लग रहा था कि बच्चे में तो प्रतिजन है, क्योंकि अपरा जो थी वो बताने ही नहीं दे रही थी, ब्लड कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा था, तो मम्मी का शरीर प्रतिरक्षी बना नहीं रहा था। लेकिन जब प्रसव हुआ, बच्चा बाहर निकला योनि भाग से, तो ब्लड जो है कांटेक्ट में आ गया। जी हाँ, ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है, और जब कांटेक्ट में आया तो मम्मी के शरीर को पता लग गया, अरे बाबा ये जो पहला बच्चा निकला है इसमें तो प्रतिजन था। मम्मी का शरीर फटाफट क्या बना लेगा? प्रतिरक्षी बना लेगा। अब आप मुझे बताइएगा, सेकंड गर्भधारण में, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होएगा? सर अब की बार अपरा रोक नहीं पाएगी। क्यों नहीं रोक पाएगी? क्योंकि अब की बार ऑलरेडी मम्मी के शरीर में क्या बैठी है? प्रतिरक्षी बैठी है। उनको पता लग गया कि भैया दूसरी प्रेगनेंसी में जो बच्चा है उसमें प्रतिजन है, उसमें बच्चे में प्रतिजन है, मम्मी में नहीं था। ऑलरेडी मम्मी के अंदर प्रतिरक्षी बनी हुई है, ये प्रतिरक्षी जाएंगी इस बच्चे के अंदर रक्त का थक्का बना देंगी, बच्चा गर्भावस्था में ही मर जाएगा। इस परिस्थिति को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। कहाँ है ये? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला जाता है। ये कब होता है? दूसरी गर्भावस्था में होता है। सो ये चीज याद रखना, RH रक्त समूह का इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, भूल ना जाइएगा। ये सिंपल सी बात थी। डन। ये था बेटा हमारा ब्लड ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त स्कंदन, रक्त का थक्का बनाना है। जरा देखना इस एनिमेशन को, बड़ा प्यारा सा है, वापस से देखना। ये देखिए यहाँ पर कट लगा हुआ था और चीजें यहाँ पर आकर एकत्रित हो रही है। जहां कट लगा हुआ है वहां पर चीजें आकर भरती जा रही है। जैसे सपोज यहाँ पर त्वचा कट गई, कटने के बाद में यहाँ पर हमारे रक्त में से कुछ चीजें आकर भर जाती, जाल बना लेती हैं, और वो जाल फिर लीकेज जो होता है, उस लीकेज, भाई कट जाएगा तो रक्त बाहर निकलेगा, लीक हो गया, ब्लड बाहर निकल रहा है यानी लीकेज हो गया, लीकेज हो गया, रिसाव हो रहा है, हमें इस रिसाव को बंद करना पड़ेगा, यानी उस कट को हमें भरना पड़ेगा। तो कुछ पदार्थ यहाँ पर इस कट वाली जगह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं, ये कटी हुई जगह भर जाती है, जिससे रक्त का स्कंदन हो जाता है। रक्त अब बाहर नहीं निकल पाएगा, यही क्या कहलाएगा? रक्त का थक्का बनना, यानी ब्लड की क्लॉटिंग। डन। सर कैसे होती है? बहुत सिंपल तरीके से बता रहे, जल्दी से सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई, हम आपको सीधा बताते हैं। देखिए, जैसे ही हाथ कटता है तो हमारे रक्त में, हमारे रक्त प्लाज्मा में, हमारी रक्त प्लाज्मा में, हमारे रक्त प्लाज्मा में क्या होएगा? ध्यान से सुनना। एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोला बेटा मैंने बोला जैसे हमारा कट लग गया, कट लगने के बाद में हमारे रक्त की प्लाज्मा में एक एंजाइम मिल रहा था जिसका नाम था थ्रोम्बोकाइनेज। और इस थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया? एक निष्क्रिय प्रोटीन जो प्लाज्मा में ही मिल रहा है, एक निष्क्रिय प्रोटीन जो प्लाज्मा में मिल रहा है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। एक निष्क्रिय प्रोटीन जिसका नाम प्रोथ्रोम्बिन, जो प्लाज्मा में मिल रहा था, और एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, ये भी प्लाज्मा में मिल रहा है। जैसे ही कट लगेगा, कट लगते ही ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इस निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय प्रोटीन में बदलता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन। किसमें बदल दिया? सक्रिय प्रोटीन में। ठीक है सर। अब सर ये सक्रिय प्रोटीन ये क्या कार्य करेगा? मैंने कहा ये भी तो कुछ कार्य करेगा। ये क्या कार्य करेगा? अभी तक देखिए, इसी रक्त प्लाज्मा में एक और निष्क्रिय प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये भी क्या है?
सर ये भी निष्क्रिय प्रोटीन है। मैंने कहा हाँ भाई, ये भी निष्क्रिय प्रोटीन है। मैंने कहा हाँ जी। और इस निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय रूप में बदलना पड़ेगा, और ये सक्रिय रूप में बदलता है किसमें? फाइब्रिन में। ये किसमें बदलता है? सक्रिय रूप में बदलता है किसमें? फाइब्रिन में। फाइब्रिन क्या होता है? ये सक्रिय प्रोटीन के तंतु होते हैं। तंतु, तंतु मतलब समझ में आता है ना, फाइबर। जरा नाम जरा देखिए, यहाँ पे फाइब्रिन वर्ड आ रहा है। फाइब्रिन वर्ड मतलब किससे मिलता जुलता है? फाइबर से। तो प्रोटीन के इस तरीके से रेशे होते हैं, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन जो था वो किसमें बदल गया? सर फाइब्रिन में बदल गया। सर ये किसने बदला? तो ये बदलने का काम किसने किया? आपके थ्रोम्बिन ने। तो आप यहां पर एक वर्ड देखेंगे जिसका नाम है सोपान। सोपान प्रक्रम। ये वर्ड समझ में नहीं आता, सोपान प्रक्रम। सोपान प्रक्रम का मतलब है क्या? एक श्रृंखलात्मक प्रतिक्रिया। श्रृंखलात्मक प्रतिक्रिया मतलब इसने इसको एक्टिवेट करके ये बनाया, इसने इसको एक्टिवेट करके ये बनाया। ये प्रतिक्रिया जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सोपानी प्रतिक्रिया या सिंपल प्रतिक्रिया की श्रृंखला बोलते हैं, जिसको हम सोपानी प्रक्रम बोलते हैं। कि मैंने इसको एक्टिवेट किया, उसने दूसरी चीज को जाकर एक्टिवेट किया, उसने तीसरी चीज को जाकर एक्टिवेट किया। समझ में आया? सो ये चीज याद रखनी है क्या? जैसे ही कट लगा, कट लगते ही रक्त प्लाज्मा में एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया। आगे सर अब क्या होएगा? अब ये फाइब्रिन क्या है? सर ये फाइब्रिन है क्या? धागे। ये फाइब्रिन है क्या? धागे। ये देखिए, ये यहां पर ये दिख रहे हैं, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ये फाइब्रिन है क्या? धागे है। ये वाले नीचे वाले दिख रहे हैं, ये धागे से है। और इन धागों के साथ प्लेटलेट, इन धागों के साथ ये गिर रही है यहां पर कौन? प्लेटलेट। तो फाइब्रिन और प्लेटलेट कौन कौन? फाइब्रिन प्लस पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट प्लस कैल्शियम। ये तीन चीज मुख्य रूप से वहां जाकर एकत्रित हो जाती है जहां कट लगता है, और वहां पर भरती जाती है और उस छेद को बंद कर देती है। यही होता है ब्लड की क्लॉटिंग। खत्म, खल्लास। इतनी सी बात है जो यहां पर बता रखी है। खत्म। कैल्शियम आयन हो गया, फाइब्रिन हो गया, प्लेटलेट्स हो गई हैं। ये तीन चीज वहां जाकर एकत्रित हो जाती है, ब्लड की क्या हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है। इतना सा था, सिंपल सी प्रक्रिया थी किसकी? आपकी रक्त स्कंदन की। चलिए जी, अब पढ़ते हैं लसिका के बारे में। साहब ये लसिका क्या होता है? लसिका क्या होता है? सर समझ में नहीं आता ये लसिका क्या है। आइए एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम भी आपको मिल जाएगा, देखिएगा ध्यान से सुनो। सर इस डायग्राम से भी हमें समझ में नहीं आता होता क्या है। देख, ये हमारी कोशिकाएं हैं, समझना है इसको, है ना। और ये कोशिकाओं के बाहर खाली जगह है। ध्यान से सुनना, ये कौन है बेटा? हमारी कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं के बाहर खाली जगह है। इस खाली जगह को बोला जाता है अंतर कोशिकीय अवकाश। क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अवकाश। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमारी इन कोशिकाओं का समूह, जिसको हम ऊतक बोलते हैं, इन ऊतकों के पास आती है रक्त नलिका। ध्यान से देखना, कौन आ रही है? रक्त नलिका। मान लेते धमनी, नाम सभी ने सुना है। ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर आ रही है, ठीक है। और यहां से क्या निकल रही है सर? ये शिरा, शिरा निकल रही है। हाँ सर, शिरा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होएगा, वी ऑक्सीजनीकृत ब्लड होएगा, और यहां पर ऑक्सीजनेटेड होएगा। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब धमनी और शिरा को जोड़ने वाली
जो नलिकाएं होती हैं, ध्यान से सुनना, जो धमनी और शिरा को जोड़े, उन नलिकाओं को बोला जाता है केशिका। पढ़ा है आपने, कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी, केशिका। धमनी और शिरा को जोड़ने वाली जो रक्त नलिका होती है उसे हम बोलते हैं केशिका। कोशिका नहीं, केशिका। तो याद रखना, हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त नलिका होती है। वन इज कॉल्ड धमनी, अदर इज कॉल्ड शिरा एंड तीसरी इज कॉल्ड केशिका। धमनी को हम बोलते हैं आर्टरी, इसको हम बोलते हैं वीन और इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, ठीक है। अब सर जोड़ा क्यों था? क्योंकि देखिए, कभी भी कोशिकाओं और रक्त के बीच में अगर एक्सचेंज होता है तो वो हमेशा केशिका से होता है, ना ही शिरा से होता है, ना ही धमनी से होता है। ऐसा क्यों सर जी? ऐसा क्यों? क्योंकि शिरा जो होती है, इनकी जो भित्तियां होती हैं वो 3 होती हैं। शिरा की कितनी भित्तियां होती है? 3। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये 3 भित्तियां होती हैं। सिमिलरली यहां पर जो धमनी होती है इसकी भी 3 भित्तियां होती है। जैसे अगर मैं ऐसे दिखाता यूं, ये 3 भित्तियां हैं। समझना, कितनी भित्तियां हैं यहां पर? 3 भित्तियां अंदर। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। सिमिलरली यहां पर भी कितनी भित्तियां होंगी? 3 है बेटा। बना नहीं रहा हूं, इमेजिन कर सकते हैं। 3 भित्तियों से 3 वॉल्स हैं, 3 दीवारें हैं मेरे भाई एक नलिका की। इतना समझ में आता है ना? यहां पर केशिका में केवल एक ही भित्ति होती है, ट्यूनिका इंटरना, सबसे अंदर वाली। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडियन नहीं होती है। कौन कौन सी? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ये 3 होती है यहां पर, सेम टू सेम यहां पर भी 3 होती है। यहां पर केवल एक होती है ट्यूनिका इंटरना। अब मुझे बता, एक्सचेंज अगर कराना है तो 3 भित्ति वाली नली से आसानी से होगा कि एक भित्ति वाली से होगा? एक भित्ति वाली ना, तो एक भित्ति वाली किसमें? केशिका में। इसलिए यहां से जो रक्त आएगा उस रक्त से पदार्थ यहां पर ऊतकों में या कोशिकाओं के बीच में एक्सचेंज होगा। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो अब इधर ध्यान से देखो। देखिए, इस केशिका के अंदर कौन है सर? रक्त है। मैंने कहा ठीक है। अब रक्त से कोई पदार्थ यहां पर जाएगा तो बाहर भी तो कुछ तरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे हवा में चला जाएगा क्या? नहीं ना भाई। यहां से इस केशिका के अंदर कौन है? रक्त है। इस केशिका के अंदर कौन है? रक्त है ना? इस रक्त से कोई पदार्थ निकलेगा, यहां जाएगा, कहां चला जाएगा? खाली जगह में। मान लो ऑक्सीजन जानी है, कहां जाएगी? खाली जगह में चली जाएगी? नहीं, एक तरल में जाएगी। तो ये कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक तरल स्त्रावित करती है। ये कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक तरल स्त्रावित करती हैं और इसको ऊतक तरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊतक द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊतक द्रव्य। किसने स्त्रावित किया मेरे भाई? किसने स्त्रावित किया? इन्हीं कोशिकाओं ने। इन्हीं कोशिकाओं ने बाहर, अपने बाहर एक द्रव्य स्त्रावित किया जिसमें जल है और जल में घुलनशील पदार्थ हैं, आयंस हैं, है ना? प्रोटीन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन नहीं, प्रोटीन नहीं, मुख्य रूप से जल में घुलनशील पदार्थ, भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि भैया कोशिका श्वसन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेगी। तो ये सारी चीजें इस द्रव्य में मिल रही है। ये सब कुछ किस में मिल रहा है? ऊतक द्रव्य में मिल रहा है ना? अब ये द्रव्य में यहां से ऑक्सीजन निकलकर यहां आ जाएगी और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर यहां आ जाएगी। ओके सर, नॉर्मल सी तो बात थी, सिंपल। तो क्वेश्चन यहां पर उठता है कि हमेशा ऊतक और केशिका के बीच में जब एक्सचेंज होता है गैसों का, पोषणीय पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का, तो किसके बीच में होता है? डायरेक्टली कोशिका और रक्त के बीच में होता है? नहीं, कोशिका के आसपास जो तरल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऊतक द्रव्य। उसमें होती है क्या? अपशिष्ट पदार्थ। उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और रक्त में क्या थी? ऑक्सीजन थी, पोषणीय पदार्थ था। तो पोषणीय पदार्थ यहां जाएगा, ऑक्सीजन यहां जाएगी और बदले में यहां से यहां क्या आ जाएगा? अपशिष्ट पदार्थ आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी।
तो इस तरीके से होता है एक्सचेंज। ठीक है सर, ओके सर, नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गया। लसिका क्या है? लसिका क्या है? सो यही ऊतक द्रव्य जो है ना, यही लसिका है। देख यहां पर हेडिंग देख, व्हाट इज लसिका? ऊतक द्रव्य। यही लसिका क्या कहला रहा है? ऊतक द्रव्य कहलाता है। इसी लसिका से पदार्थ निकलकर इसमें भी आते हैं और साथ साथ लसिका वाहिनियां भी होती हैं। याद रखना क्या होती हैं? ये लसिका वाहिनियां हैं जिनके अंदर जाती है क्या? ये ऊतक द्रव्य जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अपशिष्ट पदार्थ होती है। फिर सर ये लसिका वाहिनियां आगे जाकर किसमें खुलती है? बेटा ये लसिका वाहिनियां आगे जाकर इन्हीं शिराओं में खुलती है। यानी कुल मिलाकर ये जो ऊतक द्रव्य जो है ना, ये खुलेगा किसमें? शिराओं में ही खुलेगा। ये है लसिका, बस और कुछ नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोशिका अपने चारों तरफ एक तरल स्त्रावित कर रही है। क्यों स्त्रावित कर रही है? क्योंकि एक्सचेंज करना था पदार्थों का। रक्त से यहां हवा में तो आएगा नहीं, तरल में आएगा, तो वो तरल इन कोशिकाओं ने स्त्रावित किया है, उसे हमने ऊतक द्रव्य बोला, जिसको हम लसिका बोल रहे हैं। डन। क्यों बनाया ये आपको समझ में आ गया। अब इसका कंटेंट जो होता है किसका? लसिका का, इस ऊतक द्रव्य का। ये जो ऊतक द्रव्य ये बिल्कुल किसके जैसा है? हूबहू प्लाज्मा के जैसा है। रक्त में जो प्लाज्मा होती है बिल्कुल उसके जैसा होता है, बिल्कुल। भाई जरा सोचिए, यहां पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी पट्टी कणु नहीं है, यहां पर है ना रक्त में। यहां पर क्या है? तरल है। वैसे ही तरल हमारे रक्त में था, क्या कहलाता था? प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में जल था, जल में घुलनशील पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लवण है, सब कुछ है, लेकिन प्रोटीन्स है। कौन है? प्रोटीन्स, बड़े बड़े प्रोटीन्स है। यहां पर बड़े बड़े प्रोटीन नहीं है, ये भी डिफरेंस याद रखना। यही चीज यहां पर हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखी है। क्या? बड़े बड़े प्रोटीन और संगठित पदार्थ जो था, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, उनको छोड़कर बिल्कुल रक्त के प्लाज्मा के जैसा होता है। कौन बेटा जी? आपकी लसिका। देख रक्त में क्या? प्लाज्मा, और कौन? संगठित पदार्थ। यहां पर ऊतक द्रव्य में संगठित पदार्थ नहीं है। रक्त के प्लाज्मा में बड़े बड़े प्रोटीन है, यहां प्रोटीन नहीं है। तो रक्त और लसिका में अंतर क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ? कि रक्त की बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा होता है। कौन? लसिका। बस फर्क इतना सा है कि लसिका में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं है, यानी संगठित पदार्थ नहीं है, और बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं है। नहीं तो रक्त की प्लाज्मा के जैसा होता है क्या? लसिका। डन। और यही लसिका आगे चलकर इन्हीं शिराओं में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को भी भेजता है। देखिए यहां से तो कार्बन डाइऑक्साइड आ ही रही है, और भी तो भेजनी है, तो इन लसिका से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर लसिका वाहिनियों से होती हुई किसमें आकर खुलती है? शिराओं में आकर खुलती है। दिस इज कॉल्ड लसिका। नेक्स्ट बेटा जी, अब बात कर रहे हैं परिसंचरण पथ की। बहुत सिंपल सा, ये आप जानते हैं, एनिमल किंगडम आपने जब पढ़ा था, प्राणी जगत जब आपने चैप्टर पढ़ा था, तब आपको वहां पर भी याद आ रहा होगा। दो प्रकार का आपका परिसंचरण पथ होता है, एक होता है खुला और एक होता है बंद। खुला जो होता है आपको पता है, बंद आपको पता है। खुले का मतलब कि शरीर के अंदर जो शरीर की गुहाएं हैं, बॉडी की जो कैविटी है, बॉडी की जो गुहा है, काय गुहा है या शरीर की गुहा जो होती है, जिसे हम खाली जगह भी बोल सकते हैं, रिक्त स्थान भी बोल सकते हैं, कोटर भी बोल सकते हैं, है ना, या दे गुहा बोल सकते हैं, दे गुहा। देखिए दे गुहा, दे का मतलब बॉडी, गुहा का मतलब खाली जगह। तो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर खाली जगह है, रिक्त स्थान है, जिसको हम कोटरे बोल रहे हैं, कोटर बोल रहे हैं, है ना। साइन्यूसिस बोलते हैं, कोटर को अंग्रेजी में बोलते हैं साइन्यूसिस। ठीक है, तो ये खाली जगह है और इस खाली जगह के अंदर हृदय है। हृदय पंप कर रहा है और रक्त घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, बस और कुछ नहीं है। कोई रक्त नलिका नहीं है। किस में मिलता है बेटा जी? आप जानते हैं कहीं ना कहीं आपका आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में मिलता है। कौन सा? खुला। जबकि जो आपकी कॉर्डेटा जो संघ था, रज्जुकी जो था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर क्या मिल रहा था? रक्त जो है बंद रक्त नलिकाओं से होता हुआ या वाहिनियों से होता हुआ जा रहा था। ऐसा परिसंचरण तंत्र किसमें मिल रहा था? एनालिड्स में और कशेरुकी में, दोनों में याद रखना। एनालिड्स में भी मिलता है, कशेरुकी में भी मिलता है। कैसा? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, याद रखिएगा। डन। नेक्स्ट, अब यहां पर बात कर रहे हैं कौन सा लाभदायक होता है। लाभदायक कौन सा होता है भाई साहब? एक जरा सोचिए, एक है आपका बंद, किससे जा रहा है? रक्त नलिकाओं से जा रहा है। एक है खुला। खुले में क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, और ऑक्सीजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है तो प्रॉपरली कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो
एनर्जी इतनी उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसे जीव जो होते हैं थोड़े से ढीले ढीले आलसी टाइप के होंगे। जैसे हमारी बात करें, हमारे अंदर परिसंचरण पथ बिल्कुल अलग होता है, ऑक्सीजन वाला अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अलग होता है, ऑक्सीकृत रक्त अलग होता है और विऑक्सीकृत अलग होता है। तो हमारे शरीर को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलती है, बराबर तरीके से श्वसन होता है, प्रॉपर आपकी ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा की हमारे अंदर भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे मछलियों की बात करूं, तो यहां पर कहीं ना कहीं हृदय जो होता है भाई, ये जो है आपका जो रक्त जो है ये किससे बहेगा, पंप कौन कर रहा है? हमारा मेन इस चैप्टर का मेन टॉपिक ही क्या है? हृदय है ना। घुमा फिराकर सारी बात किस पर आएगी? हृदय पर ही तो आएगी। ये दिल की तो बात है। सो मछलियों में अगर दिल की बात करें तो कैसा होता है बेटा? 2 कोष्ठीय होता है या 2 कक्षीय होता है, एक आलिंद एक निलय होता है। ब्लड मिक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है? मिक्स हो जाता है। वही आपके उभयचर और सरीसृपों की बात करें, यहां पर 3 कोष्ठकीय होता है। भाई ये देखो, ये आपका एक आलिंद है एक निलय है। ये एक आलिंद ये, एक आलिंद ये और एक ये निलय, ये 3 कोष्ठकीय हो गया। भाई ये दायां आलिंद ये बायां आलिंद और ये एक निलय हो गया, 3 कोष्ठकीय हो गया। अब यहां से जो रक्त आएगा और यहां से जो रक्त आएगा मिक्स नहीं हो जाएगा? यस बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर भी मिक्सिंग हो रही है, यहां पर भी मिक्सिंग हो रही है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा हृदय समझाने के लिए, दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से ब्लड शरीर की कोशिकाओं तक जाएगा और यहां पर शरीर से लाया जाएगा। जरा सोचिए, दिमाग लगाए, क्या 2 बार परिवहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां से पहले लाया गया, यहां पर पहला परिवहन, फिर वापस से लाया गया हृदय में दूसरा परिवहन। तो दोहरा परिसंचरण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है। यहां पर परिसंचरण तो दोहरा मिल रहा है, 2 बार लाया जा रहा है, पहले यहां पर लाया जाएगा फिर से लाया जाएगा। लेकिन पूर्ण होएगा क्या? पूर्ण होएगा सर, अपूर्ण होएगा। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग हो गई है नीचे, यहां पर मिक्सिंग थोड़ी ना हो रही है। सो यहां पर तो कैसा है? एकल परिसंचरण हो रहा है, एक ही बार आ रहा है, निकल गया। यहां पर पहले आया अशुद्ध रक्त आया और यहां से शुद्ध रक्त आया और दोनों की क्या हो गई है? मिक्सिंग हो गई। परिसंचरण तो दोहरा है लेकिन कैसा? इनकम्प्लीट है, अधूरा है, अपूर्ण है। यहां पर आया पूरा अशुद्ध रक्त और यहां पर आया पूरा शुद्ध रक्त। परिसंचरण कैसा है? यहां पर दोहरा है लेकिन पूर्ण है, याद रखना। ये कंडीशन मछलियों में, ये उभयचर सरीसृपों में, मगरमच्छ को छोड़कर, और यहां पर जो सरीसृप मगरमच्छ है वो तो है ही है, साथ ही साथ पक्षी और स्तनधारी, खत्म खल्लास, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है मेरे भाई। सब कुछ यहां पर वही चीजें लिखी हुई है कि मिक्सिंग कहां पर होगी? यहां होगी, यहां होगी, यहां पर नहीं होगी, खत्म। इतनी सी बातें यहां पर बता रखी है। ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हैं। देखो मछलियों में ये है आलिंद और ये है निलय। आपके पास अशुद्ध रक्त आया और यहां से आया, इसमें अलग तरीका होता है बेटा जी। यहां से रक्त आएगा अशुद्ध, यहां से निकल जाता है और निकलने के बाद हमारे जो गलफड़े जो होते हैं मछलियों में, वहां पर जाकर एक्सचेंज होता है, फिर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो वापस से आता है, यहां से होते हुए शरीर में चला जाता है। जिनको नहीं समझ में, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। देख, हमारे पास खाली जगह है, हाँ ये देख, मान लो ये मछली है, कौन है ये? मछली। इस मछली के अंदर मान लो ये हृदय है, ठीक है, और ये इसके गलफड़े हैं, गलफड़े जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलें आगे बरोबर, ठीक है जी। अब देखिएगा यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, यहां से अशुद्ध रक्त आ रहा है पूरा का पूरा। इस हृदय में अशुद्ध रक्त होएगा, शुद्ध होएगा नहीं, माफ करना मैंने यहां पर शुद्ध बोल दिया था, यहां पर शुद्ध रक्त होएगा नहीं, वीनस हर्ट बोला जाता है। कैसा हर्ट बोला जाता है? यहां पर भी अशुद्ध रक्त है,
और यहां पर भी अशुद्ध रक्त है। दोनों आलिंद और निलय दोनों में अशुद्ध रक्त होएगा, अशुद्ध रक्त होएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि ये थी शिरा, ये थी शिरा, नीले रंग की शिरा जो शुद्ध रक्त लेकर आ रही थी हृदय से, अशुद्ध रक्त लेकर आ रही थी हृदय से और पहुंची किसके पास? गलफड़ों के पास में पहुंच गई, एक्सचेंज हो गया। हाँ। फिर शिरा से कौन जुड़ी है भैया? यहां पर शिरा से कौन जुड़ गई? यहां पर आपकी, कोई और पेन ले लें, नीला हो चुका है, हरा ले लेते हैं, चलो पीला ले लेते हैं। कौन जुड़ गई यहां पर? धमनी। ध्यान से सुनना, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना। देख ध्यान से सुन, हमारे इसमें मछली के शरीर में जितना भी अशुद्ध रक्त था वो सारा का सारा इस आलिंद में आया, आलिंद से होता हुआ निले, एक आलिंद, आलिंद में भी अशुद्ध रक्त, निले में भी अशुद्ध रक्त, होता हुआ गलफड़ों तक पहुंचा, एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज के बाद में यहां से क्या निकली? धमनी निकली। और ये धमनी जो है ये सारे शरीर की कोशिकाओं तक लेकर चली गई है क्या? शुद्ध रक्त। क्या लेकर चली गई? शुद्ध रक्त। और दे डाला शरीर की कोशिकाओं को, क्या दे डाला? शुद्ध रक्त दे डाला। हाँ दे डाला। और बदले में शरीर की कोशिकाओं ने अशुद्ध रक्त बनाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, श्वसन कर रहे हैं, श्वसन करके वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेकर आ रही है? शिराएं। और वो सारी शिराएं आकर खुल रही हैं किसमें? आलिंद में। अब जरा सोच, आलिंद में कौन सा रखता है? अशुद्ध। आलिंद से नीले में भी अशुद्ध, फिर ये अशुद्ध किसके पास गया? गलफड़े। एक्सचेंज हो गया, क्या आया? शुद्ध। शुद्ध किसमें गया? धमनी। धमनी से होता हुआ पूरे शरीर में, पूरे शरीर में दे दिया ऑक्सीजन, फिर वापस अशुद्ध रक्त हृदय में। सो ये होता है इस तरीके से, केवल एक बार ही तो फ्लो कर रहा है ना हार्ट में रक्त, एक बार। तो एकल परिसंचरण होता है किसमें? आपके मछलियों में। दो चेम्बर मतलब दो कक्षों से बना होता है, एक आलिंद एक निलय। सिमिलरली उभयचर और सरीसर्प 3 चेम्बर होता है, यानी 3 कक्षीय होता है, 2 आपके आलिंद होते हैं और एक क्या होता है? निलय। यहां पर भी। और इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण होता है क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है। यहां पर 4 चेम्बर्ड होता है, किसमें? मगरमच्छ में, पक्षियों में और स्तनधारियों में 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद 2 निलय। डंडना डंडन, इतनी सी बात, 2 आलिंद 2 निलय, खत्म। नेक्स्ट जी, अब इसके बाद है, यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दी है कि मानव जो है और पक्षी जो है और मगरमच्छ जो है वो सबसे ज्यादा विकसित है क्योंकि उनके अंदर शुद्ध और अशुद्ध जो है अलग होते हैं। दोहरा क्या होता है? परिसंचरण होता है, मिक्सिंग होती नहीं। अगर मिक्सिंग हो जाएगी तो हाँ, शरीर की कोशिकाओं को प्रॉपरली क्या नहीं मिल पाएगी? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। डन। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक और वो है मानव परिसंचरण तंत्र। किसकी बात करेंगे? मानव परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। अब साहब, मानव परिसंचरण तंत्र में बहुत सिंपल सी बात है, मैं ये पूरी आपको एनसीईआरटी लेकर आया हूं, ठीक है? टेंशन ना लीजिएगा। आप बोलेंगे सर ये बहुत छोटी दिख रही है, समझ में नहीं आ रही है, वैसे तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, फिर भी आपको दिक्कत है तो टेंशन ना लीजिएगा। मैं इसको, ये जो चीजें लिखी हुई है इसको इस तरीके से ले आऊंगा तो अच्छे से दिखाई दे देगी, है ना? सो हम पढ़ेंगे मानव परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम हृदय की बात करेंगे, जिसको मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं। ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई है ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर, ठीक है? आइएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। हृदय की बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये आपका मैं पूरा चैप्टर दिखा रहा हूँ। इस चैप्टर में क्या क्या चीज बच गई है? ईसीजी बच गया है, उसके बाद ईसीजी हो गया, उसके बाद आपका द्विसंचरण डबल सर्कुलेशन, और फिर आपका हृदय का नियमन और रोग खत्म। ये चैप्टर इतना ही है बस। सर चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अगले लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ मानव परिसंचरण तंत्र में मैं आपको हृदय की बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए, हमारा जो हृदय जो होता है, हमारा हृदय जो होता है, ये टोटल कितने कक्ष होते हैं सर? टोटल होते हैं 4 कक्ष। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है? ये वाला जो कक्ष है इसको हमने क्या बोला? दायां आलिंद, और ये क्या कहलाता है? दायां निलय।
ये बायां आलिंद और ये बायां निलय। बहुत सिंपल तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से, ठीक है। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, ये हमारा हृदय जो होता है, हमारी एक मुट्ठी होती है ना, ये लगभग इतना इसका हमारा आकार होता है। यानी मेरे अंदर जितना मेरा इस मुट्ठी का साइज होएगा, इतना मेरे अंदर हृदय है, ऐसा हमारी बुक बोलती है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। ये जो हृदय है, इसके अंदर टोटल 4 कक्ष है, ठीक है सर। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? आप बोलते हैं राइट ऑरिकल या एट्रियम भी बोल देते हैं। ये राइट वेंट्रिकल कहलाता है। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, नॉर्मल सा था। अब ये दोनों ऑरिकल्स यानी ये दोनों आलिंद के बीच में एक दरार दिख रही है। हाँ सर, ये दरार हमें दिख रही है, एक दीवार दिख रही है। हाँ सर, अंतः आलिंद, देखिए यहां पर अगर आपको वर्ड दिख जाए तो अंतः आलिंद, अगर कहीं दिख जाए तो अंतः आलिंद, अंतः आलिंद कहाँ है भैया? अंतः आलिंद, अंतः आलिंद कहाँ है? अरे अंतः, हाँ, अंतर आलिंदी पट। क्या है? अंतर आलिंदी पट, और एक है अंतर निलयी पट। यही चीज बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये जो दीवार है अंतर आलिंदी पट, और ये जो दीवार है, ये जो दीवार जो है ये वाली, ये जो दीवार जो है ये वाली, ये अंतर निलयी पट, यानी निलयों को बांटने वाली दीवार, आलिंद को बांटने वाली दीवार, ठीक है। अब इन दीवारों को देखकर मुझे ये बताइए, इन दीवारों के कहीं ना कहीं मूवमेंट से कौन सा आलिंद बड़ा हो गया और कौन सा निलय बड़ा हो गया? सर ये वाला आलिंद बड़ा हो गया है, कौन सा? दायां आलिंद, और ये वाला निलय बड़ा हो गया है, कौन सा? बायां निलय। सर जी ऐसा क्यों? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो रक्त होएगा वो जाएगा हमारे फेफड़ों में, यहां से जो रक्त होएगा ना, यहाँ वाला रक्त जाएगा हमारे फेफड़ों में, और यहाँ वाला रक्त जाएगा पूरी बॉडी में। सोच, एक शरीर के अंग के पास जाना है यहां से, और यहाँ पे पूरे शरीर के पास जाना है, तो पूरे शरीर के पास भेजना है और शरीर के एक अंग के पास भेजना है। ज्यादा कहां से भेजना है? यहां से, तो ये बड़ा नहीं होएगा क्या? होएगा ना। अब इधर देखो ऊपर, सर यहां पर पूरे शरीर से रक्त आएगा और यहां पर फेफड़ों से रक्त आएगा। यहां पर पूरे शरीर से रक्त आएगा, यहां पर सिर्फ फेफड़ों से आएगा, तो कौन सा बड़ा रखेंगे? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। आ गया समझ में? यहां पर पूरे शरीर से आएगा, यहां पूरे शरीर को जाएगा। डन, क्लियर, दंडना दंडन। तो ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, इन दोनों में ये बड़ा होता है, इन दोनों में ये बड़ा होता है। ओके सर, इतनी सी बात हमें समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है जी। अब दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कुछ पंखुड़ियों जैसे इस तरीके से कुछ पंखुड़ी नुमा कुछ पंखों के जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, 3, और यहां पर होती हैं 2। ये कहलाते हैं कपाट, वाल्व। ये मतलब यूं समझ लीजिए ये गार्ड है, गार्ड होता है ना, जैसे मॉल में या दुकानों में जाते गार्ड बैठे रहते हैं, सोने की दुकान है तो गार्ड बैठा होता है, अंदर जाने देना है या नहीं जाने देना रेगुलेट करता है ना, बस उसी तरीके से ये ऊपर से नीचे जो रक्त का प्रवाह होगा उसको रेगुलेट करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे किसमें 2 पंखुड़ियां दिख रही हैं? सर जी इस वाले में 2 पंखुड़ियां दिख रही हैं और इसमें 3 पंखुड़ियां दिख रही हैं। ये कहलाएगा त्रिवलनी कपाट, और ये कहलाएगा द्विवलनी कपाट।
ठीक है जी। इसको मिट्रल कपाट भी बोला जाता है, याद रखना। क्या बोला जाता है? मिट्रल कपाट भी बोला जाता है। किसको? द्विवलिंग। ओके जी। अब एक बार जरा फटाफट रक्त नलिकाएं देख ले। देखिए यहां पर जो रक्त नलिका आ रही है, जो शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है, यहां पर सारा अशुद्ध रक्त आएगा और यहां से यहां भी आ जाएगा अशुद्ध रक्त, और यहां से हमारे फेफड़ों के पास जाएगा। फेफड़ों में एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये रक्त नलिका कौन सी है जो शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर आ रही है? साहब ये है महाशिराएं। कौन होती है ये? महाशिरा, जो अशुद्ध रक्त लेकर आती है। और ये जो होती है इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। सर ये तो धमनियों का अपवाद हो गया। अरे बांगड़ू नीट का एग्जाम दे रहे तो बच्चों वाली चीजें 9th-10th क्लास में आ जाती है। फुफ्फुसीय धमनी जो है अपवाद होता है धमनियों का, कि अशुद्ध धमनी द्वारा, महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया जाएगा। डन। अब सर इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आप में से कई अंग्रेजी होंगे यहाँ पर। अंग्रेज महाधमनी को औटा बोलते हैं, औटा। फुफ्फुसीय शिरा को बेटा हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा जी यहाँ पर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और बस औटा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गई। अच्छा, महाशिरा को हम बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा। ठीक है, 3-4 प्रकार की होती है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, अलग अलग होती हैं। सो कुल मिलाकर महाशिराएं आपका शुद्ध रक्त लाई यहां से यहां द्विवलनी त्रिवलनी कपाट से यहां जाएगा। अच्छा, यहां से जब यहां जाएगा, ध्यान से सुनना, तो यहां पर भी कपाट होंगे और वो कपाटों का आकार जो है आधे चंद्रमा के जैसा होता है, आधे चंद्रमा के जैसा होता है। इसलिए इन कपाटों को हम क्या बोलते हैं? अर्धचंद्रवलनी कपाट, अर्धचंद्रवलनी कपाट। सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं, SLV, सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर का मतलब आधा चंद्र, आधा चांद। ठीक है, सो ये हमने सिंपल सी आकार की देखी। अब इसमें हम आवरण देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3 आवरण होते हैं, है ना। सो हम वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही था बेटा। जो भी पढ़ाया गया इसको एक बार पूरा रिवाइज करिएगा। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। सरीसर्प में कितने कक्ष का हृदय होता है? सरीसर्पों में हृदय जो होता है वो कितने कक्ष का होता है? 2, 3, 4, 1। सरीसर्पों में कितने कक्षीय होता है हृदय? 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? कौन सा रक्त समूह है जो सबसे रक्त ले सकता है? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था, सरीसर्प में कितने कक्षीय होता है हृदय? तो सीधी सी बात है, 3 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 1 निलय होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है बेटा? सर्वग्राही कौन सा होता है? ए भी सभी से रक्त ले सकता है। ये तो सर्वदाता है, सिंपल सा था। सो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को, परिसंचरण तंत्र को खत्म करेंगे। हमारा मानव परिसंचरण तंत्र, थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।